वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का 100 सवाल को देखेंगे। फ्रेंड्स, जो आपका 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि उसी पे कुछ भी मटेरियल रहेगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। 21 तारीख को भी उसी पे मैं कुछ ना कुछ जो भी रहेगा फ्रेंड्स मेरे पास, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। फ्रेंड्स, 8:30 बजे मैं लाइव क्लास में आता हूं, तो शाम को 8:30 बजे रात को जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। तो चलिए फटाफट कम समय में 100 प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, हम लोग के बस में इतने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो सेट कर रहा है बड़ा ही अल्टर कर रहा है, सिलेबस से बाहर कर रहा है। तो ज़्यादा पढ़े रहिएगा फ्रेंड्स, तो आप ऑप्शन से भी कुछ सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने आपका सबसे अधिक अपवर्तनाम। देखिए, प्रैक्टिस सेट में भी गलत रहता है फ्रेंड्स। देखिए, टाइपिंग मिस्टेक है, अपवर्तनाम नहीं होता, अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो कोई कोई प्रैक्टिस सेट में आंसर में कहीं कहीं पे थोड़ा मिस्टेक रहता है फ्रेंड्स, तो मैं उसको सुधार कर करके आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। फिर भी अगर जो कहीं हमसे भूल हो जाती है फ्रेंड्स, तो इसका आप लोग कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पहला सवाल आपका है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेंस है जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, ठीक है, लेंस। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 को देखें। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? आपका दिया हुआ है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? गुंजन पक्षी है जो सबसे आपका छोटा पक्षी है। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं गुंजन पक्षी लिखा रहेगा, कहीं पे क्या लिख देगा? हमिंग बर्ड लिख देगा। तो हमिंग बर्ड का हिंदी होता है गुंजन पक्षी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना है। ज़्यादातर आपको हमिंग बर्ड ही आएगा, लेकिन उसका हिंदी होता है गुंजन पक्षी। तो सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो गुंजन पक्षी इसका हो जाएगा, या तो हमिंग बर्ड का है, ठीक है। 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए अच्छा सवाल ये कह रहा है फ्रेंड्स आपका, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है? एपीस्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीस्टेसिस कहलाता है। इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 4 को देखिए। घुटना का जोड़ होता है, कौन संधि से घुटना का जोड़ है जो जुड़ा हुआ है? तो इसका कोर संधि से होता है, ठीक है। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कोर संधि। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसे अंग्रेजी में क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो आपका हिंग ज्वाइंट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? HINGE, हिंग ज्वाइंट भी इसे कहा जाता है। तो जो घुटना वाला होता है, याद रखिएगा, घुटना का जोड़ होता है, इसमें कौन सा? कोर संधि होता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 5 नंबर सवाल फ्रेंड्स, कि मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पूछा गया था टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो आपका लाइकोपिन के कारण पूछा गया था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 को देखें। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फटाफट करते चलिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 आपका है, कृंतक क्लोन किस, जिसे कृंतक मतलब क्या था? क्लोन होता है, किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है आपका जो क्लोन है या कृंतक है जो, ठीक है। 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूक्ष्म प्रवर्धन से। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जो क्लोन होता है जिसको हिंदी में कृंतक कहते हैं, किससे प्राप्त इकाइयों का ये समूह है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन से है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन को तो घुमा फिरा करके बार बार पूछा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर प्लांट किसे कहते हैं? 8 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सब याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, बहुत बार बता चुके हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो 9 का राइट आंसर डी हो गया, शैवालों का अध्ययन। सवाल नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स, कि छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? देखिए अच्छा है, जो छाल पर कवक उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो 10 का उसको वल्कवासी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो छाल पर कवक उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वल्कवासी कहते हैं। सवाल नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो उसके लिए मॉडरेटर लगा रहता है ना। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडरेटर। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 12 आपका है, कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, ठीक है, किसमें? तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण की यानी पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या
केवल होते हैं किस में, तो आपका OF2 में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 13 का, गेस के रेफरेंस इसका राइट आंसर क्या होगा? कम किसका हो जाएगा? यहाँ पारद हो जाएगा, यानी पारा का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद यानी क्या हो गया? मरकरी, यानी पारा का गलनांक कम होता है। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 का राइट आंसर रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, किण्वन कहते हैं ना। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 15 को देखें, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट है जो किसका मिश्रण है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉलिस्टर तथा कपास का होता है। ठीक है, 15 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पॉलीकॉट। पॉलीकॉट को और क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? उसको टेरिकॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉलीकॉट कही है तो टेरिकॉट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपका टेरिकॉट देगा। टेरिकॉट जो कपड़ा होता है ना आप लोग, टेरिकॉटन जिसको कहते हैं, तो पॉलीकॉट और टेरिकॉट है जो एक ही होता है। तो पॉलीकॉट बोले या टेरिकॉट, ये है जो किसका आपका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? तो देखिए जो पॉलीकॉट या टेरिकॉट होता है क्या होता है? आपका एक प्रकार का सिंथेटिक वस्त्र होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण में आपका पॉलिस्टर और तथा कपास होता है। 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखें, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? देखिए यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? तो देखिए कहाँ से सवाल, कौन सा प्रैक्टिस सेट से कहाँ से आएगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोग का देखिए जो एग्जाम दिए उनको पता होगा, नहीं तो आप लोग भी हल देखे होंगे कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। और क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा था कि तारों का रंग किसका सूचक है? तो देखिए एक बात आप लोग ध्यान करके सुने फ्रेंड्स कि हूबहू प्रश्न आजकल है जो नहीं मिलता है, प्रश्न को घुमाया रहता है, थोड़ा मॉडरेट किया हुआ रहता है। देखिए यही सवाल को पूछा गया था कि तारों का रंग किसका सूचक होता है। मैं 50 बार बताया था फ्रेंड कि तारों का रंग होता है किसका? तापमान का सूचक होता है। यही सवाल को देखिए इस तरह से पूछा है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि जो तारा नीला दिखाई देता है, इसका उदाहरण से समझे फ्रेंड, जैसे गैस देखिए नीला जलता है ना, तो नीला जलता है इसका मतलब उसमें तापमान अधिक होता है। अगर जो इसी तरह से लकड़ी को जब कोयला जलाते हैं तो उजला जलता है, तो उसमें उससे कम तापमान होता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है 17 का। तो इसका जो आविष्कार किया था किसने फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र कपानी ने किया था। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका जो आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी। ये देखिए अमेरिकी भौतिकवादी थे जिन्होंने आपका ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? हो सकता है पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये सब तो सभी जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण का जो यूनिट होता है ये क्या होता है? तो क्या डेसिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स कि गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? देखिए इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। तो देखिए जो गति पालक चक्र होता है वो भाप इंजन होता है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? 19 का राइट आंसर, क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स आपका कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चोक का प्रयोजन क्या है? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करंट के प्रवाह को बढ़ाता है। ठीक है, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चोक जो होता है क्या करता है? तो करंट के प्रवाह को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। अच्छा सवाल है बहुत ही का। 21 नंबर सवाल को देखें, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मतपत्र सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? 21 का करेक्ट आंसर होगा प्राचीन यूनान में आपका मतपत्रों का पहले प्रयोग किया गया था। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है आपका कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 22 नंबर सवाल का पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा कम से कम 6% उसको चाहिए। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? तो आपका 6%। सवाल नंबर 23 को देखते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? इसका जवाब सभी को पता होगा, 6 महीने के लिए। 23 का बी। सवाल नंबर 24 को हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 आपका है कि भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? अच्छा सवाल है। 24 का करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज। भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज सुनिश्चित करता है। 24 का ए हो गया। 25 नंबर सवाल का है आपका राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, NIC
का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। देखिए ये भी शायद आपका कार्ल मार्क्स वाला पूछा गया था उसमें फ्रेंड्स। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है आपका कौन सा है? तो दास कैपिटल लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो आपका दास कैपिटल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स लिखा। एशियन ड्रामा का गुरनाल मिडल लिखा है फ्रेंड्स। अब पर्ल इस बक है जो गुड अर्थ लिखा है, ठीक है। तो सभी को याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे उसने दास कैपिटल नामक लिखा था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एशियन ड्रामा को गुरनाल मिडल लिखा, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? ये भी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो आपको प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। ऑप्शन नंबर बी 27 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 28 को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का तो 65 वर्ष बता चुका हूँ बहुत बार। सवाल नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखिए फ्रेंड्स, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होता है? 29 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपका जिला परिषद के प्रति जवाबदेह होता है। जो पंचायत समिति होता है वो अपने कार्य के लिए जवाबदेह जिला परिषद के प्रति होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 30 आपका है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 3 साल तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बार 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और उसको स्वीकृति संसद से स्वीकृति लेकर के इसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट कितना? तो लास्ट आपका 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छा सवाल है कि प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 3 साल। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? देखिए इस टाइप का सवाल भी पूछा जा रहा है आपको। तो क्षेत्रफल के क्रम में कर रहा है तो 31 का राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा आपका क्या राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए 31 का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सवाल नंबर 32 को देखिए, 32 नंबर सवाल है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है। तो चलिए फटाफट बताएं। 32 का नर्मदा नदी है जो आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो निर्मित हुआ है कौन सा काल में? ये भी VVI क्वेश्चन हो सकता है, इस सवाल को पूछा जाए। 33 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका? भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय कह रहा है ना, प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पैलियोजिक महाकल्प में, ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुआ है प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 से, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये भी सवाल हो सकता है, पूछ दिया जाए आपको 34 का। तो किसके? गंडक से आता है ना। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर, त्रिवेणी नहर है उसमें गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन नंबर 34 का सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 को देखिए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छा फसल किसे माना जाता है? 35 का तो मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली है जो शुष्क बलुआही मिट्टी में आपको अच्छा होता है, ठीक है। तो शुष्क भूमि के लिए आपका मूंगफली को अच्छा फसल माना जाता है, क्योंकि गन्ना पानी खोजता है, गेहूं खोजता है, जूट, ये सब पानी खोजता है। ये मूंगफली है जो शुष्क भूमि के लिए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखिए फ्रेंड्स आपका, कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 36 का, ठीक है फ्रेंड्स। कोयला का उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ है? क्योंकि पूछा गया था दूसरा नंबर पे आपको गन्ना के बारे में पूछा जा रहा था, तो कोयला के बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। तो देखिए अभी वर्तमान में कोयला के उत्पादन में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद में झारखंड आ गया है। 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन अभी छत्तीसगढ़ में होता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड में। तो उड़ीसा में से तालचेर है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 36 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहला स्थान, दूसरा पर उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 37, हाँ फिर तो सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 आपके सामने, कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर जो 37 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो प्रति मिनट का रहा ना, तो पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट लगभग आपको 28 किलोमीटर या तो आपको 27.83 इतना किलोमीटर प्रति मिनट तय करता है, जबकि ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो लगभग 28 किलोमीटर करता है फ्रेंड्स। ऐसे एग्जैक्टली पूछे तो आपका 27.83 किलोमीटर
प्रति सेकेंड ये दूरी तय करती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो 37 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो आपका कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कितना 27.83 होता है, तो इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर दिन रात कौन सा गति के कारण होता है, तो घूर्णन गति के कारण होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 38 को देखें कि वलन क्रिया किसका परिणाम है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल का ये है। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का ये परिणाम है वलन क्रिया। ठीक है, हिमालय है जो आपका वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, नवीन पर्वत कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है असवान उच्च बांध स्थित है। असवान बांध है जो किस नदी पर है फ्रेंड्स, ये लोग तो आपको पता ही होगा। सवाल नंबर 39 का, और ये कहाँ पड़ता है, तो सवाल नंबर 39 का है जो आपका फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, ये नील नदी पर असवान बांध आपका मिस्र में पड़ता है ना। सवाल नंबर 39 का है जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में। 39 का बी है जो नील नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 40 को, टेरा रेसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, देखिए हमने बताए थे फ्रेंड्स टेरा रेसा जो लाल मिट्टी से संबंधित, इससे पहले भी बता चुका हूं, तो ये जो चूना पत्थर का होता है ना वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, सवाल नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए टेरा रेसा एक प्रकार का क्या होता है, लाल चिकनी मिट्टी है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये जो टेरा रेसा होता है फ्रेंड्स, इसके पहले वाला भी मैं बताया था, टेरा रेसा होता है जो एक प्रकार का क्या होता है, लाल। ठीक है, एक प्रकार के लाल, और ये चिकनी मिट्टी का उदाहरण है, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी है टेरा रेसा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका सवाल देखिए इसमें घुमा करके पूछा है क्या कि टेरा रेसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा डीप से पूछा गया है। तो दोनों तरह को दोनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। टेरा रोसा के मतलब हो गया लाल चिकनी मिट्टी इसको कहते हैं, और इसका प्रारूप का विकास कहाँ होता है, तो चूना पत्थर के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें, 41 नंबर सवाल आपका है कि वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। वेनेजुएला का ये पतन मतलब बंदरगाह होता है, तो कौन सा बंदरगाह है जिसे तेल बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकैबे बंदरगाह को। 42 नंबर सवाल को देखें, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, देखिए इससे भी हो सकता है एक सवाल आपका पूछा जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। समताप मंडल, देख क्वेश्चन तो इसी में बन गया कि जेट विमान किस में उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल का अंग्रेजी होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे दे देगा समताप मंडल का स्ट्रेटोस्फीयर, तो याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। और क्षोभ मंडल का होता है ट्रोपोस्फीयर, वो भी याद रखिएगा। तो कह रहा है क्यों उसमें उड़ता है, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यही कारण है कि समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब सवाल उठता है फ्रेंड्स कि आपका जो बादल या मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटता है, तो क्षोभ मंडल में, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 43 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 43 आपके सामने है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा इस्पात उद्योग। भारत में जो पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोच्च उदाहरण है तो आपका इस्पात उद्योग इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल को देखें। 44 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। टिस्को की बिक्री का अध्ययन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो टिस्को की बिक्री का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों सवाल उसी संबंधित हो सकता है पूछा जाए। पहला था कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो टिस्को की बिक्री का अध्ययन है सूक्ष्म दिखाता है। अगला सवाल उसी संबंधित है, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो 45 का हो जाएगा आपका राइट आंसर भारत में मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति जो आपका क्या है बृहत को दर्शाता है। ठीक है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 46 को देखें। सवाल नंबर 46 देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। डिफिनीशन है, इसको याद कर ले।
वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? 47 का राइट आंसर उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। 48 नंबर सवाल को देखें, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करती है? किसी संस्था की लाभप्रदता किस पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी संसाधित न्याय की गुणवत्ता पर, साथ साथ में संसाधित न्याय की न्यास की मात्रा पर, संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर और संसाधित न्यास की मात्रा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी 48 का राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल को देखें, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। 49 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो उपभोग आंकड़ा है, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार अगर जो माना जाता है किसे, तो उपभोग आंकड़ा को माना जाता है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 50 को देखिए फ्रेंड्स, कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है, किस पे आधारित है? 50 का हो जाएगा फ्रेंड्स CSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आप लोग नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, तो CSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। तो अच्छा सवाल है 50 नंबर सवाल का, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखिए, बंद अर्थव्यवस्था यह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी बंद अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं? 52 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात न ही आयात, बिल्कुल बंद। यानी बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसमें न तो निर्यात होता है न तो आपका आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी 52 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 53 को देखें, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी अच्छा है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 53 का राइट आंसर लिच्छवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 54, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृति उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? यव मतलब तो सभी को पता है फ्रेंड्स, किसको? यव यानी जौ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे सर्वाधिक तांबों की सिक्का, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कुषाणों ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अपना कुषाणों सोने का भी किया था, लेकिन कुषाणों ने जो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे की सिक्का जारी कुषाणों के द्वारा किया गया था। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 56 को देखिए फ्रेंड्स, कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी है यात्री है जो आपका हेनस्वांग के शासनकाल में भारत आया था फ्रेंड्स, और आपका फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो ये आपका ये भी पूछा जा सकता है, चीनी यात्री हेनस्वांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप किसमें अध्ययन किया था? 56 का राइट आंसर डी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था फ्रेंड्स। इसका ध्वंस किसने? बख्तियार खिलजी से विनाश करवाया था। ये सब सबको पता होगा, सब याद रखें। सवाल नंबर 57 को देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ये तो हर्यक वंश के संस्थापक आपका बिंबिसार था। बिंबिसार का हत्या करके ही अजातशत्रु है जो आपका मगध के गद्दी पर बैठा था फ्रेंड्स। अजातशत्रु को प्रीतिहीनता भी कहा जाता है, कुनिक इसका उपाधि है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी है, इन्हें कुनिक कह के भी जाना जाता था। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो देखिए बौद्ध संगीति, देखिए फ्रेंड्स बौद्ध संगीति से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, उससे कोई भी ऐसा एग्जाम होता था फ्रेंड्स, उसमें किसी न किसी अध्यक्ष पूछे कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में प्रश्न पूछा जाता था। इस सिलेबस में आपका है। बौद्ध धर्म में भी पढ़ना है, जैन धर्म में पढ़ना है। अब सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म सभी कोई पढ़ करके जाता है, उससे एक भी सवाल नहीं पूछा जाए। तो इस पर किसकी गलती है फ्रेंड्स? जो क्वेश्चन सेट कर रहा है अच्छा से नहीं सेट कर रहा है, ठीक है। फिर भी फ्रेंड्स आप लोग अथी न करें, पढ़ाई करते रहें, मेरिट रहेगा फ्रेंड्स, तो आगे काम देगा। सब जानकारी बहुत जरूरी है, ये सब पढ़े रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें। आपका सवाल नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 58 को देखें, कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? औरंगजेब के किस पुत्र ने? 58 नंबर सवाल का राइट आंसर अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर द्वितीय किसका था? आपका औरंगजेब के पुत्र था ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी। सवाल नंबर 59 को देखें, सवाल नंबर 58 का फ्रेंड्स आपका, एक मिनट, सवाल नंबर 58 है ना,
तो 58 का राइट आंसर आपका अकबर द्वितीय होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही यही होगा। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरोध अपने पिता के, जी हाँ, अकबर द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 59 को देखें। 59 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? चलिए, ये तो अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, सबसे अधिक गुलाम आपका था किसके शासनकाल में? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक गुलाम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 60 को देखें। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया था? हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए आपको 60 का। तो किसने किया था आपका नौरोज उत्सव? बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 61 को देखिए। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? 61 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रॉल्फ फिंच ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रॉल्फ फिंच। 61 का ए। 62 नंबर सवाल को देखिए। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 62 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, औरंगजेब। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ठीक है, सेनापति थे। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, बिल्कुल राइट आंसर औरंगजेब होगा। चलिए, सवाल नंबर आप 63 को देखते हैं। 63 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो 63 नंबर सवाल का गेस के रेफरेंस अंग्रेजी है, गुजराती है, तमिल है और उर्दू है। सवाल नंबर 63। तो देखिए, ये जो इंडियन ओपिनियन है फ्रेंड्स, ये भी देखिए, इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। ये महात्मा गांधी ने आपका अफ्रीका, जब अफ्रीका गए थे फ्रेंड्स, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में वो एक वकालत पैरवी के लिए वहाँ गए थे। कब गए थे? 1853 में, अच्छा 1893 में। और लौटे थे कब फ्रेंड्स? तो आपका 1915 में लौटे थे आपका, ठीक है, 1915 में लौटे थे। तो ये जब महात्मा गांधी आपका दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहीं पे आपका ये आपका पत्रिका वहाँ से प्रकाशन किए थे, इंडियन ओपिनियन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इंडियन ओपिनियन वहाँ से किए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें नहीं छपता था, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, उर्दू में ये नहीं छपता था, बाकी गुजराती, अंग्रेजी, तमिल में ये अब छपता था। और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। कहाँ? तो अफ्रीका में, आपका साउथ अफ्रीका में। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका अंग्रेजी में और गुजराती में और तमिल में होता था, लेकिन उर्दू में ये नहीं निकलता था। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल 64 नंबर सवाल की, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सा योजना है जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना। 65 नंबर सवाल को देखें। महारानी विक्टोरिया ने भारत पर शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? अच्छा सवाल है भी 65 का रेफरेंस। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी फ्रेंड्स? तो जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। इसका राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 66 को देखें। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो आपका मैकाले वाला हो जाएगा। कहाँ है मैकाले वाला? ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र के द्वारा। देखिए, लॉर्ड मैकाले था जो फ्रेंड्स भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर और आधुनिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। और ये लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र पर ही लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपको अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। तो सभी है जो आपका शिक्षा से संबंधित है, जो भी इसमें अधिनियम है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 में मैकाले, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र से। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा सवाल है, याद रखिए। 67 नंबर सवाल को देखिए। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 67 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी के कर्वे के सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, डी के कर्वे के प्रयत्न से। 68 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? शिलान्यास का राय फ्रेंड्स 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 68 का जो राइट आंसर शिलान्यास आपका लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग। 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1916 ईस्वी को, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन में। उस समय जो तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था शिलान्यास का राय, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो आपका 4 फरवरी, याद रखिएगा 4 फरवरी कितना? तो 1916 ईस्वी में। और उस समय तत्कालीन जो वायसराय था जो कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, यही ने शिलान्यास करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखें, वह प्रांत जहां पर 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। 69 का राइट आंसर होगा बंगाल में। ठीक है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बंगाल। सवाल नंबर 70 को देखें, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? 70 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेज़ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 70 का ए होगा। 71 नंबर सवाल को देखें, 71 नंबर सवाल है, 14वें इस्लामिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 14वें। 71 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मक्का में किया गया है। अगला सवाल आपको देखते हैं कि आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए 72 नंबर सवाल का राइट आंसर 4 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। सवाल नंबर 73 को देखिए फ्रेंड्स कि एल साल्वाडोर का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नायब बुकेलो को नियुक्त किया गया है। 74 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपकी बेटी योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? चलिए, अच्छा सवाल है। 74 का राइट आंसर राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, आपकी बेटी योजना किस तरह से संबंधित है फ्रेंड्स? तो राजस्थान सरकार से। आज से ट्रिक बैठा लिया, आपकी बेटी यानी कहाँ की बेटी? तो राजस्थान की बेटी है। ठीक है, क्या कहेंगे? आपकी बेटी यानी किसकी बेटी? तो राजस्थान की बेटी है, याद रखें। तो आपकी बेटी योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? राजस्थान से। चलिए, सवाल नंबर 75 को देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य सरकार है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी ओबीसी जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या हो गया? अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया फ्रेंड्स आपका ओबीसी। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए करा ना, तो हो गया आपका किस राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 76 को देखते हैं। 75 का ये हो गया। सवाल नंबर 76 को देखते हैं फ्रेंड्स। 76 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में जसपाल सिंह कालरा का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जसपाल सिंह कालरा किससे है? तो 76 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाक कला से। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में जसपाल सिंह कालरा का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पाक कला से जुड़े हुए थे। अगला सवाल आपको देखते हैं फ्रेंड्स, आपका किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजीव महर्षि को चुना गया है। 78 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में कौन सी सरकारी कंपनी देश की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी? तो आपका 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओएनजीसी बनी है। सवाल नंबर 79 को देखिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सभी लोग साइकिल चलाते होंगे, तो सोच लिए फ्रेंड्स साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? याद से याद रखिएगा, जिस दिन को मनाया जाता है उस दिन साइकिल सबको चलाना जरूरी है। तो कहिए कब साइकिल आप लोग चला रहे हैं? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जून को। आज से याद रखें, साइकिल आप लोग को कब चलाना है? एक दिन साल भर में चलाना है। किस लिए? क्योंकि उस दिन साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को। याद रखिएगा, 3 जून को साइकिल चलाना है सभी को। कभी कभी आप लोग बीच में रिपीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको याद हो जाएगा कि सर ने बताया था साइकिल कब चलाना है, तो 3 जून को। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद में दिन में एक बार रिपीट जरूर करिएगा कि साइकिल अब सबको कब चलाना है, तो 3 जून को चलाना है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। चलिए, सवाल नंबर 80 को देखते हैं। चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता क्वाड का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बैंकॉक में किया गया। 81 को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय सेना द्वारा खड्ग प्रहार 2019 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में किया गया था। भारतीय सेना द्वारा जो खड्ग प्रहार 2019 का अभ्यास कहाँ? पंजाब में किया गया था। 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, जेसी डेनियल अवार्ड 2019 के लिए किसका चयन किया गया है? 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शीला को चयन किया गया है। सवाल नंबर 83 को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में दिनयार कॉन्ट्रैक्टर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? दिनयार कॉन्ट्रैक्टर। 83 का राइट आंसर वो फिल्म और थिएटर से जुड़े हुए थे। 84 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि किसे भारतीय अमेरिकी को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचाई को चुना गया है। 85 नंबर सवाल, किस देश की महिला हॉकी टीम ने केंटर फिट्ज गेराल्ड
21 इंटरनेशनल खिताब को अपने नाम किया है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा। सवाल नंबर 86 को देखिए फ्रेंड्स कि तिजानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र सभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, वे किस देश के है? अच्छा सवाल है। तिजानी मोहम्मद बंदे को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो कौन है? 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया का है। सवाल नंबर 87 को देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मृत्युंजय मोहयात्रा को नियुक्त किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सवाल तो करीब करीब सब जानते होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। साइकिल कब चलाना है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था, आप लोग याद रखिएगा कितना जून को चलाना है, तो आप लोग रिवीजन करते रहें। चलिए 88 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 89 को देखिए फ्रेंड्स की क्रिकेट वर्ल्ड द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीष रे है, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक आशीष रे है। सवाल नंबर 90 को देखिए फ्रेंड्स 2019 में वैश्विक दिव्यांग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, बुएनोस एयर्स में किया गया, ठीक है। सवाल नंबर 91 को देखिए फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विभाग के द्वारा। सवाल नंबर 92 को देखिए फ्रेंड्स बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? अच्छा सवाल है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, लगभग इतना से इतना के बीच में। याद कर लें बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 93 को देखिए बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2008 में सर्वप्रथम बिहार में कृषि मैप रोड बनाया गया था। कब? 2008 में। सवाल नंबर 94 को देखें कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को प्रति माह कितने का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा? 94 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना? 2000 रुपये का। सवाल नंबर 95 को देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना कब हुई? 95 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2008 में हुई। सवाल नंबर 96 को देखें। सवाल नंबर 96 आपका है बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है? बिहार का 96 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है, ठीक है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है। फिर अगला सवाल 97 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, देखिए अभी देशांतरीय भी हम लोग विस्तार देखे थे बिहार का, देखिए इसमें दोनों को याद रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने क्या देखा था, एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर 92 नंबर सवाल हम लोग क्या देखे थे? बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 92 का हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखे थे ना, यानी कि आपका इसका करेक्ट आंसर इतना हो गया था, आपका 83 से लेकर कितना इतना के बीच था। अब पूछा जा रहा है आपका अक्षांशीय विस्तार, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 97 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना से इतना उत्तरी अक्षांश है, ये आपका अक्षांशीय हो गया, तो दोनों देख लिए, तो 97 का डी हो गया। 98 नंबर सवाल को देखें पौधरोपण सामग्री किसानों के मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापना की गई है? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंडी एवं देसरी में। 99 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 का क्या उसे मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मगध प्रदेश भी कहा जाता था। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आपका बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 100 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग हमें गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा 100 नंबर सवाल का? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, कम समय में हमें कोशिश किया कि आप लोग को रिवीजन करा दूं। इसी तरह से फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, ठीक है, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, किसी को पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से ऐसे 2 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वो आपका जो पूछा उसमें लड़ा था, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें से जो मैं बताया था कौन कौन क्वेश्चन, उसमें आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ 14 को उसमें लड़ा था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।